हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड 11th ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर की। जी हाँ, सही सुना आपने, लास्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम से ज्योग्राफी स्टार्ट करना था, लेकिन इट वाज नॉट हैपनिंग। एंड एक सब्सक्राइबर ने कहा, सर कैन यू जस्ट डू डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर 9। सो मैंने जस्ट कैजुअली चैप्टर देखा, इट्स अ वेरी शॉर्ट चैप्टर and it is not linked to the other chapters, so मैंने सोचा let's start from this, and that is why chapter 9 disaster management से start करेंगे and धीरे धीरे सारे chapters cover करेंगे throughout the year। एंड सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। एंड ग्रेड 11 के हिस्ट्री पूरा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ग्रेड 12 भी स्टार्ट करूंगा मैं धीरे धीरे। पॉलिटिकल साइंस की भी कुछ चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। सो प्लीज वॉच ऑल दैट वीडियोस, प्लेलिस्ट चेकआउट करें। कोई भी अगर आपको डाउट कुछ हो या कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जिस तरह से ये, तो कमेंट्स में बताइए। मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो वो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। चैप्टर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रेड 11 ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमें जानना कि एक डिजास्टर क्या होता है और उस चीज को हम कैसे डील करते हैं। तो वो इस चैप्टर में आपको जानने मिलेगा। इससे रिलेटेड अगेन आप ओवरऑल एक जनरल नॉलेज तो आप पाओगे रिगार्डिंग दैट। इसके साथ साथ आपको पता पड़ेगा कितनी चीजें इन्वॉल्व होती है इस पर्टिकुलर एक चीज के पीछे। कैसे उसको कंट्रोल करने के लिए, कैसे उसको डीले करने के लिए, कैसे उसका मैक्सिमम उसका इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में कम करने के लिए, ये सारी चीजें आपको पता पड़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके बेस पे पता पड़ेगी, कौन लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर वो आपको पता पड़ेगा। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही प्यारा सा उन्होंने एक लिस्ट दे दी है, अलग अलग डिजास्टर्स जो हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन फोकस विथ इंडिया एंड एशिया। उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, और कितना लॉस हुआ है, कितनी डेथ हुई है, उसका आंकड़ा उन्होंने हमें दिया हुआ है, अप्रोक्स नंबर्स। सो सारे नहीं पढ़ेंगे, एक दो देखेंगे हम, और इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो हम कवर करेंगे। तो 1920 में अर्थक्वेक आया था चाइना में, अराउंड 2,35,000 पीपल वे डेड। जापान में 1923 में अर्थक्वेक आया था, 1,42,000 पीपल डाइड। 1970 अगर आपको पता होगा तो इंडिया बांग्लादेश लोकेशन में भोला साइक्लोन आया था, 5 लाख पीपल डाइड। और डायरेक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1999, अगर आप देख सकते हैं, साइक्लोन ओडिशा इंडिया 10,000। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपेयर करें 1970 में साइक्लोन इंडिया बांग्लादेश एरिया, और अगेन साइक्लोन 1999 ओडिशा इंडिया एरिया, 10,000, 5 लाख और 10,000। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये लोग ने कैसे लिया? 1970s में क्या ऐसे हालात थे, और हमने क्या बदल दिया 1999 तक, हमने ऐसा क्या कर दिया? और आगे भी हम यही कंपैरिजंस देखेंगे कि हम कैसे ये नंबर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे नंबर्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन आता है कि ये कैसे हो रहा है और क्या चीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है जिसके वजह से ये नंबर इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी भी इन्होंने मेंशन की हुई है 1984 में। 5 लाख अफेक्टेड है, और 10,000, 5.5 लाख अफेक्टेड एंड 10,000 डेथ। फिर कोलंबिया का इन्होंने वॉल्केनिक इरप्शन एक बताया हुआ है। देन लैंडस्लाइड्स बताइए महाराष्ट्र में, अराउंड 20 पीपल डाइड। रियल एक्सीडेंट, साइक्लोन ओडिशा जो हमने अभी पढ़ा, सुनामी, ये भी अगर आपको पता होगा, सुनामी आई थी जो हमारे कोस्टल एरियाज में, जो पूरा साउथ एरिया, पूरा श्रीलंका, साउथ इंडोनेशिया, ये पूरा एरिया पूरा कवर हो गया था। 2,50,000 पीपल डाइड। एंड 2005 earthquake India Pakistan, 80,000। 2005 flash floods Mumbai, 1,100। So again I want you to like compare कि जब अलग सेम टाइप ऑफ इवेंट वापस रिपीट हो रहा है कुछ सालों बाद, तो देर इज अ डिक्रीज इन द नंबर। एंड लेटेस्ट 2019 का देखेंगे, साइक्लोन फेनी, ये तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा, क्योंकि ये टाइम बहुत ये टाइम तक आई एम श्योर सब लोग हम
एक्टिव थे सोशल मीडिया पे एंड एवरीवेयर, सो दिस वाज एवरीवेयर फ्यू इयर्स बैक। साइक्लोन फेनी, जो पूरा कवरेज हमको मिल रहा था, न्यूज चैनल्स वाले पूरा उसका ट्रैक बता रहे थे। अभी भी रिसेंटली एक साइक्लोन पास हुआ है, सो उसका भी पूरा ट्रैक हमें सैटेलाइट इमेजेस और सब कुछ न्यूज वाले आजकल कवर करते हैं। सो लुक एट दैट, ओडिशा सेम प्लेस, साइक्लोन फैनी 89 ओनली। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि 89 भी डेथ हुआ तो ये अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा नंबर था 5 लाख, फिर 10,000 और फिर 89, तो ये हम जो अचीव कर पाए, ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है, वही हमारा चैप्टर है, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। कि हमने हमारे पास्ट की गलतियों से सीखा, हमने उसमें से देखा कि हम क्या बेटर कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस के लिए जो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल के बाहर है। साइक्लोन इज अ नेचुरल फिनोमेना, इसमें हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। सो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बेस पे हमने लाइफ कैसे बचाई, जो नंबर्स इतने बड़े थे, इतने ज्यादा लोगों की जो डेथ हो रही थी, वो हमने रिड्यूस करके 89 लेके आ गए। तो ये चीज यहां पर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि डिजास्टर मैनेज कैसे करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं कि मैनमेड कौन से डिजास्टर्स हैं, नेचुरल कौन से है, ये डिफरेंस क्या है, डिजास्टर और इसका क्या रिलेशन है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम डायरेक्ट लाइक एक्सप्लेनेशंस में हम ध्यान देंगे, क्योंकि उसी में हमारा डिस्कशन होगा। नो नीड टू रीड द क्वेश्चन फॉर द वीडियो, आप जरूर उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशंस ये सारे समझ में आएंगे। सो सो ऊपर क्वेश्चंस थे कि पहले तो नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं। ऊपर हमने देखा रियल एक्सीडेंट था, भोपाल गैस ट्रेजेडी था, साथ ही साथ साइक्लोन अर्थक्वेक था। तो अर्थक्वेक, साइक्लोन, वॉल्केनिक इरप्शंस, दीज आर ऑल नेचुरल नेचुरल इवेंट्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये होना ही है जब होना है, राइट। लेकिन रियल एक्सीडेंट्स, जो अभी रिसेंटली बहुत ही बड़ा रियल एक्सीडेंट हुआ था, तो वैसे एक्सीडेंट्स जो है ये हमारे कंट्रोल में है कहीं ना कहीं, वो एक मैन मेड डिजास्टर है। तो ये सारा हम यहाँ पर अभी रीड करेंगे। लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। Natural disasters have caused widespread loss of life and property. Human beings are now becoming more aware, and various steps have been taken at different levels to reduce the effect of disasters. Identification and classification of disaster is considered the first step to deal with the disaster. तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि डिजास्टर किस तरह का है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये डिजास्टर है कि नहीं। और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें फिर उसको क्लासिफाई करना है कि ये किस किस क्षेत्र में आता है, मैन मेड डिजास्टर है कि नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है तो किस टाइप ऑफ डिजास्टर है, क्लाइमेट रिलेटेड है, जियोग्राफी रिलेटेड है, किस तरह का रिलेशन है उसका, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ डिजास्टर। disasters can be classified into various types depending on their origin। तो जिस ओरिजिन के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के डिजास्टर्स क्या होते हैं। दे कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। टेक्टोनिक डिजास्टर्स, तो टेक्टोनिक डिजास्टर्स क्या होते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स, आपने ये टर्म अगर सुना होगा तो आपको पता होगा, इट इज रिलेटेड टू आवर लैंड, इट इज रिलेटेड टू आवर कॉन्टिनेंट्स, एवरीथिंग। तो हमारा अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड बात हो रहा है यहाँ पे। Earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, etc. Are the examples of tectonic disaster। और एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है कि क्या द ग्रेट सुनामी जो आई थी 2004 में, एन अर्थक्वेक ऑफ इंडोनेशिया occurred on 26 दिसंबर 2004। सो ये चीज टेक्टोनिक डिजास्टर के अंदर क्लासिफाई होती है। नेक्स्ट टाइप है जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल डिजास्टर। ये भी हमारा कहीं ना कहीं लैंड से रिलेटेड है, लेकिन अर्थ क्रस्ट डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जियोलॉजिकल, सो लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, एवेलेंचेस, ये सारे जो अलग अलग तरह के डिजास्टर्स है वो जियोलॉजिकल डिजास्टर्स में क्लासिफाई होते हैं। एग्जांपल द मैलिन मड स्लाइड ऑफ 2014 इन महाराष्ट्र। एग्जाम्पल सारे एक एक आप लिख लीजिएगा, ये सारे पॉइंटर्स बना लीजिएगा। मीटरोलॉजिकल टाइप ऑफ डिजास्टर, तो मीटरोलॉजिकल अगेन क्लाइमेटिक रिलेटेड जो चीज होती है वो मीटरोलॉजिकल में आता है। तो फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म, हीट वेव एटसेट्रा आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मीटरोलॉजिकल डिजास्टर्स, जिसमें से एक हमें बताया है द फ्लड्स ऑफ केरला 2018।
बायोलॉजिकल डिजास्टर्स यानी कि कुछ लिविंग थिंग से रिलेटेड है। सो लोकस्ट अटैक्स, अगर आपको पता होगा कि लोकस्ट, ये भी एक रिसेंटली हुआ था, हमने पहले के एक वीडियो में भी बात किया था इसके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर ही था ऑफ ग्रेड 10th। तो लोकस्ट अटैक्स, पेस्ट अटैक्स जब होता है, बहुत सारे करोड़ों की मात्रा में जब लोकस्ट अटैक करते हैं फील्ड पे और पूरे ओवरऑल एरिया पे, तो क्या होता है फिर, एपिडेमिक्स अलग अलग, जो फ्लू, डेंगू, कोलेरा, ये भी इसके अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सूरत प्लेग ऑफ 1992। एंड लास्ट वन है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक सिंपल भाषा में मैन मेड डिजास्टर, जो ह्यूमन एरर के वजह से होता है, ह्यूमन की कोई बनी हुई चीजों से होता है, उसे मैन मेड डिजास्टर यानी कि एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर क्लासिफाई किया जाता है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स जैसे कि रेल एक्सीडेंट्स हो जाए या कोई शिप या कुछ वैसा चीज अगर हो जाए, या एयरप्लेन डिजास्टर हो जाए, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी इसके अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। Thus we see that disasters can be natural or man-made। तो सबसे पहले ये इन्होंने एग्जांपल्स देते हुए एकदम क्लियरली हमें बता दिया कि पहला क्लासिफिकेशन हमारा हो गया आइडेंटिफाई करते वक्त कि नेचुरल है और मैन मेड है। ओके, सम डिजास्टर्स कैन बी प्रिवेंटेड, जिसमें से हम कुछ डिजास्टर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जनरली मैन मेड डिजास्टर्स कैन बी प्रिवेंटेड एज दे हैपन ड्यू टू मिस्टेक्स और केयरलेसनेस बाय ह्यूमंस। तो इन जनरल अगर बात करें तो हम पूरी तरह से प्रिवेंट, वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको। प्रिवेंट हम सिर्फ यानी पूरी तरह से रोक सकते हैं मैन मेड डिजास्टर्स को, प्रिवेंट होने से ही पूरा। लेकिन साइक्लोन और जो नेचुरल डिजास्टर्स है डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम खाली बेटर अपने आप को इक्विप कर सकते हैं कि उससे कैसे डील किया जाए। ओके, दस डिजास्टर अफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन व्हाइल सम एवर may occur only in nature. For example, volcanic eruptions is a natural process which cannot be prevented। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कुछ जो नेचुरल चीजें हैं वो होने ही वाली है, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। When they occur in areas inhabited by humans and cause damage, they are termed as disasters। Now, अब वो नेचुरल, जब वो नेचुरल अपना अपने अपनी जगह पे होता है, तो उसे हजार्ड, हमने एक लाइन स्किप कर दी, सच नेचुरल इवेंट्स आर कॉल्ड हैजार्ड्स। हैजार्ड्स उसको कब कहा जाता है, डिजास्टर उसको कब कहा जाता है। तो नेचुरली समझो जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और हम लोग आसपास उसके नहीं है ऑब्वियसली, और वो एक आइलैंड पे एक वॉल्केनो इरप्ट हो गया, और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक अर्थ का एक नेचुरल प्रोसेस है वो होना, राइट। तो वो जब हो रहा है तो उसे हम हैजार्ड कहेंगे, इट इज क्लासिफाइड एज हजार्ड। लेकिन अगर लेट्स से हम उसके आसपास थे, वहां पे बस्ती थी, वहां पे छोटा सा सिविलाइजेशन था, छोटा सा गांव था, और वॉल्केनिक इरप्शन हो गया एंड उसमें लोग मर गए, लोगों की अगर मौत होती है, लोगों की चीजों को डैमेज होती, ह्यूमन लाइफ डैमेज होता है, और सेटलमेंट्स डैमेज होते, तो उसको अब हैजार्ड हम नहीं बोलेंगे, उसको हम डिजास्टर का टैग देंगे। तो ये पहला डिफरेंस आपको समझना है बिटवीन हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। सो कंटिन्यूइंग अहेड, ग्रीन बॉक्स में उन्होंने वही मेरे ख्याल से अगेन बताया हुआ है। लेट्स रीड हैजार्ड्स। हैजार्ड्स आर phenomena that pose a threat to people, structural or economic assets, and which may cause a disaster. They could be either naturally occurring in environment or man. Thus, high rainfall is a hazard as it may cause floods, which may be disastrous. तो अब बहुत अच्छा ये अब लिंक कर रहे हैं कि हजार्ड एक डिजास्टर कैसे क्रिएट हो सकता है। हजार्ड कैन बी अ वे जिससे डिजास्टर आ जाए। तो हजार्ड, हाई रेनफॉल एक तरह का एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत बारिश होना, जैसे अभी इस बार हो रही है बहुत ज्यादा इंडिया में बारिश, दिल्ली, बिहार, सब कुछ ऑलमोस्ट, कितना हर जगह पे एरियाज डूब रहे पूरे पूरे, मुंबई एंड एवरीवेयर। सो ये हाई रेनफॉल इज अ हजार्ड, लेकिन जब वो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन चीजों को डैमेज करना स्टार्ट करती है, तब उसे हम डिजास्टर का नाम देते हैं। A hazard becomes a disaster when it affects human population, settlements, and their activities. As I already explained, वही लाइन लिखी है। डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर, तो यही बात अगेन मेरे ख्याल से लिखी है, प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा। वर्नरेबिलिटी क्या होती है, तो लेट्स सी वर्नरेबल। आपने अगर ये वर्ड कभी सुना होगा इन सीरीज और इन बुक, इफ यू हैव रेड इट, और एनी मूवी, दैट आई फील वर्नरेबल अराउंड यू, आई फील वर्नरेबल फॉर दिस। वर्नरेबल क्या होता है, यानी कि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर हो, उसको क्या हम बोलते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। In the examples given in the table,
जो ऊपर हमने टेबल देखा, वी फाइंड दैट पॉपुलेशन लिविंग इन सर्टेन एरियाज आर एक्सपोज्ड टू पर्टिकुलर डिजास्टर्स. In the above example, in case of cyclone, people in the coastal areas of India are more likely to be affected than those in the interior. तो हमने ऊपर देखा कि जब स्पेसिफिक एरिया ही थी, साइक्लोन बार बार उड़ीसा साइड ही आया, तो क्योंकि वो रीजन है उस वहां पे होने का, वो कोस्टल रीजन है, वहां पे वैसा क्लाइमेट की वजह से हो रहा है. फिर स्पेसिफिक चीज के जगह पे ही वो हो रहा है, हिली रीजन पे ही लैंडस्लाइड्स हो रही है. तो ये कह रहा है कि कुछ लोग जो उस एरिया में, they are more likely to get damaged by or hurt by the disaster rather than people those who are not living there, right? It's a common sense. तो इस टर्म को क्या कहा जाता है? People living in seismically active areas are prone to earthquake. Now seismically word होता है, यानी कि सेस्मोलॉजी से रिलेटेड ही हमारे अर्थ क्रस्ट में जो मूवमेंट्स होते हैं उसकी बात चल रही है. तो जो लोग उस एक अर्थक्वेक का भी, हमने हमारी टेक्नोलॉजी वाइज हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमने पूरे अर्थ पे एक प्रॉपर पूरा हमने एक 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 मैप बना दिया है कि कौन से एरियाज आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, कौन सा रीजन्स आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, ये चीज हमने कर दी है. तो वो कह रहे हैं कि पीपल लिविंग इन द सेस्मिकल एक्टिव एरिया, जैसे कि अगर आपको पता होगा जापान इज अ होल कंट्री विच इज एंटायरली इन द सेस्मिकल एरिया, वो पूरे सेस्मिकल एरिया में पड़ता है. जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स होते रहते, बहुत फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स होते रहते हैं. तो ये चीज वो यहाँ पे बता रहे कि पीपल लिविंग इन सेस्मिकली एक्टिव एरियाज आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, यानी उनको बहुत ही कॉमन है अर्थक्वेक्स होना. एट टाइम्स the social, economic, and political conditions may make people or more likely to be affected by disasters in the same region. For example, the poor are more likely to be affected by disasters. तो कभी ये कह रहे हैं कि कभी कभार सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे. तो ये हम कैसे बोलेंगे सोशल इकोनॉमिक, बिकॉज सोशल क्लास, इकोनॉमिक क्लास, हमारी जो पुअर पुअर क्लास जो हो गई, मिडिल क्लास जो हो गई, सबका अलग तरीका है डील करने का. अगर एक बहुत अच्छी मूवी मेरे दिमाग में आ रही है ये बात करते वक्त, अगर आपने एक ऑस्कर विनिंग मूवी देखी होगी पैरासाइट, उसमें एक सीन है जहाँ पे बारिश होती है पूरी रात. तो रिच का उसके ऊपर इंटेक्ट अलग होता है पूरा कि अरे वाह कितनी अच्छी बारिश हुई, अरे वाह. नेक्स्ट डे सुबह वो लोग बोलते हैं अरे वाह कितना अच्छा मौसम हो गया. और वही बारिश की वजह से जो उनके यहाँ पे मेड्स और उनके यहाँ पे जो वो कैरेक्टर्स है, जिनका घर पूरा फ्लड में डूब गया रहता है, पानी पूरा गंदा पानी पूरे घर में आ गया रहता है, पूरा एरिया वो लो लाइंग एरिया रहता है, और वो लोग परेशान रहते हैं, वो बदबू और वो पूरा उनका सब पूरा घर तबाह हो गया. तो दोनों का इनटेक ऑफ द सेम थिंग इज डिफरेंट. तो पुअर आर अफेक्टेड मोर देन द रिच एंड द सेटल्ड, ऐसे करके बता रहे. Similarly, old people and children can easily become victims of disaster. और वैसे ही old people और children ज्यादा easily hurt हो सकते हैं. Densely populated areas are more likely to be affected than sparsely populated areas. सेम वे में वैसे ही कंपेयर कर रहे, तो कॉमन सेंस की बात है. अगर एक कोई एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, आई होप आपने 10th ज्योग्राफी बहुत अच्छे से मेरे वीडियोस देख के ये टर्म्स आपको पता है. डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ज्यादा अफेक्ट होगा एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया कम अफेक्ट होगा. The geographical conditions are and circumstances of people or region that make them susceptible to a disaster is known as vulnerability. तो अब ये सारे जो रीजंस हो गए जिसकी वजह से एक पर्सन ज्यादा अफेक्ट हो सकता है और दूसरा नहीं हो रहा है उतना अफेक्ट, तो ये जो डिफरेंस है जिसमें एक ज्यादा हो सकता है उस चीज को कहा जाता है वल्नरेबिलिटी. इट मींस पुअर पीपल आर मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर्स देन द रिच पीपल. People living in the seismical area are more vulnerable than people not living in that area. तो vulnerability का मीनिंग यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है. Thus, if you are more vulnerable, you have to be better prepared. तो अब वो कह रहे हैं कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको ज्यादा प्रिपरेशन रखनी है. कॉमन सेंस की बात है. तो अगर आपको ये भी पता होगा जापान में जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, वो पूरा एरिया ही सेस्मिकल में आता है, सेस्मिकल रीजन में आता है. वो लोग बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड है, उनको ये बात पता है, उन्होंने अपने पास्ट मिस्टेक से सीखा है, इसलिए वहां पे उनको बहुत अच्छे अर्थक्वेक ड्रिल्स पता है, कैसे पूरा अगर अर्थक्वेक आएगा कौन कैसे पूरा एग्जिट करेगा, कौन कैसे बचेगा. उनके बिल्डिंग्स, उनके कंस्ट्रक्शन उस तरह से बने हैं कि दे कैन बेयर द अ गुड अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक का इफेक्ट वो बेयर कर सकते हैं. तो ये वो लोग बेटर प्रिपेयर खुद वो जानते हैं. अब
सारे की सारी पूरी कंट्री तो शिफ्ट नहीं हो सकती, राइट? वो एरिया ही, लैंड ही पूरा उस सेस्मिकल रीजन में पड़ता है अर्थ के ऊपर, राइट? सो what since they know they are vulnerable, they are better prepared, and if we are better prepared we can reduce the risk of getting affected by the disaster. जैसे कि उड़ीसा में 3 बार साइक्लोन अलग अलग टाइम आया और तीसरी बार तक हम इतने बेटर हो चुके थे कि सिर्फ लेस देन 189 समथिंग डेथ खाली हुआ था। कैपेसिटी टू कोप, अब हमारी कितनी ज्यादा, यही सारे पॉइंट्स रिलेटेड है कैपेसिटी टू कोप कि कैसे हम उससे बर्दाश्त करके हम उसको कैसे हम उससे डील कर, कोप, टू कोप मींस to deal with something. Ability of people, organization and system using available skills and resources to face and manage disaster is known as their capacity to cope. एकदम सिंपल भाषा में उन्होंने बताया कि जो लोगों की एबिलिटी है, किसी एक पर्सन सिस्टम की एबिलिटी है अपने अवेलेबल स्किल्स को इस्तेमाल करके, रिसोर्स को यूज करके डिजास्टर को मैनेज करना, उसे हम कहते हैं कि हम कितनी बेटर तरीके से कोप कर सकते हैं सिचुएशन। Thus, vulnerability is reduced if the capacity to cope with the disaster is high. तो इसका रिलेशन अब क्या बताया उन्होंने कि अगर आप बेटर एबिलिटी रखते हो, बेटर कैपेसिटी टू कोप विद द डिजास्टर रखते हो, तो आपकी वल्नरेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। For example, in 1999 the cyclone had caused 10,000 death, but in 2019 only 89 death. तो वही एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर लिया हुआ जो हमने ऊपर टेबल में देख लिया था। This shows that the capacity to cope has improved. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमने टू डील विद द सिचुएशन, जो हमें पता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होता है, ये क्लाइमेटिकल चेंज आती है, हम बेटर प्रिपेयर्ड। Effects of disaster, let's read. Disasters can bring lot of immediate and long-term effects on various sectors of society. Primary effects occur as a result of disaster itself. For example, damage during a flood or collapse of building during earthquake. Secondary effects occur because a primary effect has caused them. For example, fires ignited, disruption of electrical power and water services as a result of earthquake. तो अब डिजास्टर के इफेक्ट को उन्होंने पहले तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं और बहुत सारे इमीडिएट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी इफेक्ट यानी कि जो तुरंत होता है, जब डिजास्टर आपके साथ एक्चुअली हो रहा है, जब अर्थक्वेक आया, तब जो भी चीज हो रही है, टूट रही फूट रही बिल्डिंग गिर रही है, आप पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज जब हो रही है उसे हम प्राइमरी इफेक्ट। तब मेन जब डिजास्टर हो रहा है और उसके वजह से अर्थक्वेक इज द मेन कॉज, और उसके वजह से अर्थक्वेक की वजह से तब अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारे हमारे, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन बंद हो जा रहे हैं, हमारा पावर सप्लाई बंद हो जा रहा है, हमारा वाटर सर्विसेज बंद हो जा रहा है, ये सारे हमारे सेकेंडरी इफेक्ट हो जाएंगे तभी के तभी। ओके, फिर टर्शरी इफेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दैट आर अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इफेक्ट। और एकदम लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो हो जाएंगे जिसके वजह से मतलब जो प्राइमरी सेकेंडरी के वजह से कॉज हुए थे और वो पूरे सालों तक हम उसमें झेल रहे हैं, वैसी चीजें। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी का प्राइमरी इफेक्ट तो डेथ टोल थे ही, लेकिन जो हमने ऊपर अलग से जो नंबर देखा वो था कि अफेक्टेड लोग भी बहुत ज्यादा थे, जो थ्रू आउट ईयर्स ईयर्स उनके अंदर वो स्किन प्रॉब्लम्स और वो सारा चीजें, लंग्स प्रॉब्लम, ये सारी चीजें उनके अंदर थी। So tertiary effects are the long-term effects that are a result of primary secondary effect. These includes things like loss of homes, permanent changes in the position of river channel, and adverse effect on tourism in an affected area due to an earthquake. तो बहुत सारे एक्चुअली एग्जांपल्स है। आप उत्तराखंड के कोई फ्लड का देख लो, लैंडस्लाइड की कोई बात कर लो, अभी रिसेंटली बहुत सारे जो ये रेनी सीजन जो आया, बहुत ही भयंकर वाला अभी तक का रेनी सीजन था ये, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। तो कितने सारे अफेक्ट अभी तक, वो इवेंट तो हो गया, डिजास्टर तो हो चुका है अभी, लेकिन उसका टर्शरी इफेक्ट अभी तक देखने मिलेगा। जो लोगों के घर चले गए, स्कूल्स पूरी की पूरी, मैंने रिसेंटली वीडियो देखा था, स्कूल पूरी की पूरी पानी में बह गई बिकॉज ऑफ दैट। तो लैंडस्लाइड और रेन की वजह से मेन डिजास्टर वाज हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल की वजह से फ्लड्स होने लगे, फ्लड्स की वजह से लैंडस्लाइड्स और ये सारी चीजें होनी। तो ये सारा इम्पैक्ट जो लॉन्ग टर्म पे रहेगा उसे टर्शरी इफेक्ट्स। सो प्लीज रिमेंबर 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो तुरंत होता है डिजास्टर होते वक्त, सेकेंडरी भी काइंड ऑफ उसके बाद ही होगा, बिकॉज मेन रीजन जो प्राइमरी डिजास्टर का था, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, एंड टर्शरी इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो पूरा
तबाही मचा के जाता है डिजास्टर, और जो बच जाता है वो जो अफेक्टेड चीज है उसे हम टर्शरी इफेक्ट्स कहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअल, अब हमारा हम अब तक हमने देख लिया कि डिजास्टर क्या है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या है, हमें कैसे उसको, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी कोप क्या होती है, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर क्या होता है। अब हम एक्चुअल में चैप्टर चालू करेंगे कि हम उसको मैनेज कैसे करें, हम कैसे उस डिजास्टर का इम्पैक्ट अपने ऊपर कम से कम रखे, हम ज्यादा बेटर कैपेसिटी टू कोप डेवलप करें, ये सब हम क्या कैसे करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। In all the examples of disaster given in the table, disasters like gas leakage and rail accident could have been prevented. तो बहुत सिंपल सा वो कह रहे कि ह्यूमन वाला जो था गैस लीकेज और एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, उसको प्रिवेंट किया जा सकता। Disasters like volcanic eruptions, tsunamis, earthquake cannot be prevented, by their effect can be reduced. लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जांपल थे उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके इम्पैक्ट, उसके अफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। Events like cyclones, floods can now be forecast and people can be evacuated from the vulnerable areas. तो ये यही हमने किया जिसकी वजह से ओडिशा में जो साइक्लोन फैनी पास हुआ उसमें इफेक्ट कम, हमने लोगों को डेथ हुआ। This process of creating awareness about disaster, taking steps to reduce its effect, evaluating the damage caused by the disaster, providing relief, food, medical aid in affected areas involves many people, organization and processes. तो ओवरऑल एक, अब बात कर रहे हैं बहुत ही टेक्निकल, अब थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा चैप्टर, कि एक डिजास्टर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज में प्रोसेस में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो हम अगर फॉलो करें तो अच्छी तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। Disaster management is a multidisciplinary task which in the following task. Okay, तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत लोग इन्वॉल्व है और बहुत अलग अलग लेवल पे आता है। क्या? प्रिपेयर्डनेस, मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन, इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, providing relief in terms of medical help, basic needs such as food, cloth and shelter, एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। सो 6 टोटल उन्होंने अलग अलग टास्क बताए। सबसे पहले तो प्रिपेयर्डनेस, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो आपको, आप पहले ही, आपका फर्स्ट टास्क हो गया, आप रेडी हो, यू नो इट कि हाँ हमारे यहाँ पे, अब आपको पता होगा हमारे हर बिल्डिंग्स में अब फायर होज एंड एवरीथिंग, फायर सिस्टम अवेलेबल होता है, पहले ही नहीं होता था, तो बहुत सारे डेथ ड्यू टू फायर हम देखते थे, लेकिन हम अब वेल प्रिपेयर्ड है उसके लिए, राइट। मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन, तो ये अब यहाँ पर आ गया कि कैसे हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स वगैरह मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वी आर मॉनिटरिंग कॉन्स्टेंटली। अगर आपको पता होगा साइक्लोन फैनी का मिनट टू मिनट अपडेट वो लोग न्यूज चैनल्स पे दिखा रहे थे, सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे थे कैसे, और प्रिडिक्शन भी दिखा रहे थे कि 2 बजे गुजरात से यहाँ से पास होके यहाँ निकलेगा, 1 बजे मुंबई के यहाँ से जाएगा। सो एक वो पूरा, अगर आपको याद होगा तो ये पूरा वो पूरा एक साथ में लेके मॉनिटर कर रहे थे उसको। तो ये मॉनिटरिंग हो गया। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग यानी कि ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग हो गया तो उसके ऊपर वो वार्निंग्स प्रोवाइड कर रहे कि जिस एरिया में वहां पर लोग हैं तो उसको इवैक्यूएट कराओ। सो इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, तो अब बाय दिस स्टेज वहां पर डिजास्टर चालू हो चुका है, वो आ चुका है, और अब हम, अगर कोई लॉस है तो हम सर्च रेस्क्यू टीम वगैरह चालू कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग रिलीफ इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, लोगों को मेडिकल हेल्प देना, और फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये बहुत ही बेसिक चीज प्रोवाइड करना, और बाद में फिर लास्ट में आता है रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, और धीरे धीरे पूरा जब वो इवेंट हो चुका है और हमारा सर्च रेस्क्यू भी चल रहा है इतने टाइम से, और फिर वहां पर फिर से रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन करना। लेटेस्ट एग्जांपल जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, वो हम एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत ही क्लियर, आई एम श्योर सबने सोशल मीडिया पे उसको फॉलो किया था, कैसे पूरा एक्सीडेंट हुआ वो पता पड़ा हमें, और कैसे उसका रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन पूरा प्रोसेस दिखाया गया। Disaster management seeks to reduce risk to damages or losses. It focuses on the hazard that causes the disaster and attempts to minimize the adverse impact of sum of the communities. It involves coordination from government, local self-government, police, military and paramilitary forces, NGOs, doctors, scientists, planners, volunteers, groups और कम्युनिटीज। तो ये ओवरऑल बता रहे कि कितने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं
और होते हैं टू मैनेज अ डिजास्टर, जिसमें हम इम्पैक्ट हमारा कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. Disaster management cycle. So why it is called a cycle? Let's read that. In disaster management, disaster prevention, disaster mitigation and disaster preparedness constitute the pre-disaster planning phase. तो हमारे पास दो चीज है, पहले तो डिजास्टर होने से पहले जो जो हम कर रहे हैं, तो दैट इज प्री डिजास्टर प्लानिंग फेज. और बाद में हम पढ़ेंगे पोस्ट डिजास्टर, यानी डिजास्टर होने के बाद क्या कर सकते हैं. कुछ चीजें हम डिजास्टर होने के पहले कर सकते हैं और कुछ चीजें होने के बाद कर सकते हैं. सो प्री disaster planning and post disaster planning. Let's read that. Pre disaster planning is the process of preparing in advance to face disasters in future. पहले से प्रिपेयर होना. तो क्या क्या पॉइंट देखे थे हमने. प्रिपेयर्डनेस. तो disaster preparedness, it involves measures taken to prepare for and reduce effects of disaster. This include carrying out awareness campaigns, strengthening the weak structures, preparing plans for household and community level. For example, if a building catches fire, its residents should know how to escape. How this to For this to occur, they should be trained beforehand. People living in the flood prone areas should be prepared with items such as medicine, food, water, etc. It is, तो ये बहुत ही कॉमन, आप सबको पता होगा, मैंने अभी बात की कि हर बिल्डिंग में आजकल फायर एक्सटिंग्विशर्स का पूरा पाइपलाइन एंड सब कुछ होता है. एंड वो लोग हमारे बिल्डिंग में हुआ था, मुझे याद है, संडेज को आके एक पर्टिकुलर संडे को आके वो ट्रेनिंग देते हाउ टू डील विद इट. एंड जो टॉल लाइक लॉन्ग स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग होती है, उसमें एक फ्लोर ही, एक पूरा एक फ्लोर डेडिकेट किया जाता है, जो पूरा एम्प्टी फ्लोर रहता है, एम्प्टी फ्लैट जैसा पूरा रहता है, जहां पर लोग असेंबल हो सकते हैं क्विकली इन केस ऑफ अ फायर, और फिर वहां से रेस्क्यू किए जा सकते हैं बाद. तो ये सब ट्रेनिंग और ये सब उनको पहले अवेयरनेस और ये सब उनको प्रिपेयर किया जा सकता है. It is the action taken to reduce or avoid disaster and their effects. So preparedness क्या है? It is any action जिससे हम अपने इफेक्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं डिजास्टर के इफेक्ट. It should be included in development policy and planning at regional, national, international levels. It is a continuous process. तो अब ये important क्यों है in terms of government, in terms of at a government level, at a whole nation level. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें जो इफेक्ट कर रहा है वो हमें हमारी पॉलिसीज में अगर हमने डाल दिया, हमारे डेवलपमेंट पॉलिसीज और प्लानिंग में हमने अगर इसको इन्वॉल्व कर दिया, तो ये जो पूरे ग्रास रूट लेवल तक आके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये इसीलिए प्रिपेयर्डनेस जरूरी है और वो हमारे पॉलिसी मेकिंग में उसका हिस्सा होना चाहिए. मिटिगेशन, नेक्स्ट स्टेप था मिटिगेशन. Mitigation mean any measure taken to minimize the impact of a disaster before it occurs. तो mitigation is nothing but again same thing, जो भी हम स्टेप ले जिसकी वजह से हम impact of disaster कम कर सके. Mostly it refers to action taken against potential disaster. It is mainly carried out for those disasters which cannot be prevented. Mitigation efforts help the people by creating safer communities and reducing loss of life and property. तो जो भी एक्शन आप करो जिससे हम किसी भी तरह का डिजास्टर का इंपैक्ट कम कर सके, उसे हम मिटिगेशन प्रोसेस कहेंगे, एक्चुअल एक्शन में आना कहेंगे. तो प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन में आप डिफरेंस ऐसे कर सकते हो कि प्रिपेयर्डनेस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ प्लानिंग, इट्स ऑन पेपर, और मिटिगेशन इज एक्चुअल एक्शन, पेपर का प्लान इन एक्शन जो आप करते हो. तो सम मिटिगेशन मेजर्स कैन बी कम्युनिटी लेवल डिजास्टर प्लानिंग, पब्लिक अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना, लोगों तक पहुंचाना, बैनर्स बनाकर एंड सो ऑन. प्रिपेयर्डनेस ऑफ हॉस्पिटल्स में पहले से उस दिमाग में उस चीज को रख के पहले से अवेयर हो जाना, एंड उस चीज को अगर उनको पता है कि दिस इज अ एरिया वेयर देयर इज प्रोन टू सच काइंड ऑफ एन हजार्ड और डिजास्टर, वहां पे वो इक्विप्ड हो सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज. जैसे हमें कोविड का हम पहले इक्विप नहीं थे, लेकिन नाउ अगर वैसी सिचुएशन ना कर नारायण ऐसा कभी ना हो फिर से, लेकिन ऐसा हो तो हमारे हॉस्पिटल्स आर बेटर नाउ इक्विप्ड एंड बेटर टू डील विद सच सिचुएशन कि हम ऑक्सीजन टैंक्स ऑलरेडी हमारे पास इतने हैं एंड एवरीथिंग. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज अवे फ्रॉम हजार्डस एरिया एटसेट्रा. तो ये भी एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये बहुत आई डोंट नो किस तरह से ये होता है. एंड आई सी दिस जब मैं देखता हूँ कि जैसे कि वो स्कूल पूरी की पूरी नदी किनारे थी ऑलमोस्ट, और वो पूरी बह गई पानी समवेयर इन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, आई फॉरगॉट. तो वो वीडियो में देखकर सोच रहा था कि यार
why there was a construction near that area? Because नदी का तो यार कोर्स हमें उतना कॉमन सेंस रखना है कि नदी फ्लड एरिया है, वो बाहर आ ही सकता है. Why there was construction? But I don't know why that happens. Constructing houses, temples, in fact, temples and everything near the area which are already into hazardous area. So that's a different altogether topic. Mitigation efforts can be categorized as structural, non-structural. तो mitigation को हम structural या non-structural, ये दो तरीके से हम उसको पहले categorize कर सकते हैं. Structural efforts include construction of river embankment, strengthening existing buildings, whereas non-structural effort include areas training in disaster management, regulating land use and public education, etc. तो structural के अंदर actual physical structure आप बनाते हो, वैसी चीजें जब आप करते हो तो वैसा स्ट्रक्चरल एफर्ट ऑफ मिटिगेशन हो जाएगा. जबकि आप जब सिर्फ ट्रेनिंग और पैम्पलेट्स बांट रहे हो, कैंपेन कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, ये किस तरह का मिटिगेशन है? ये नॉन स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ मिटिगेशन है. These measures involve all possible steps to reduce the losses. For example, use of satellites to forecasting floods or cyclones can help in knowing the time of their landfall. People can be evacuated from vulnerable areas in case of cyclone Fani. Effective mitigation efforts have helped to bring down the number of deaths. Mitigation lessens the financial impact of disasters on government agencies. तो ओवरऑल बता दिया कि अगेन साइक्लोन फैनी का एग्जांपल लिया उन्होंने और बता दिया कि कैसे मिटिगेशन स्टेप्स अच्छे से हम लिए थे. हमने कंटिन्यूसली ट्रैक रखकर, साइक्लोन फैनी का ट्रैक रखकर लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके बहुत ही ज्यादा लॉस बचा दिया था, जिससे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसीज का बहुत सारा काम बच जाता है. जहां पर उनको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ फाइनेंशियल करना पड़ेगा तो वो सब बच जाता है. Disaster response. Disaster response is the way the community responds to the disaster. Though this is a post disaster process. अब हम पहले हमने प्री देख लिया, अब हम पोस्ट पे आ चुके हैं. तो डिजास्टर रिस्पॉन्स कॉमन सेंस की बात है, नाम से ही आपको समझ जाना है कि हमारा रिस्पॉन्स तो तभी होगा जब कोई चीज एक्शन में हुई रहेगी, राइट? सो एक्शन रिएक्शन. तो डिजास्टर होने के बाद हमने क्या रिस्पॉन्ड किया? सो इट इज क्लियरली अ पोस्ट डिजास्टर प्रोसेस. इट इंक्लूड्स, इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी. तो इसके अंदर हम टेस्ट कर लेंगे, इसमें दिख जाएगा, इसमें रिजल्ट हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने प्री डिजास्टर प्लानिंग कितनी अच्छी की थी, प्रिपेयर्डनेस हमारी कम्युनिटी की कितनी अच्छी थी, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है. It includes the immediate period after the disaster strikes. It's concerned with providing food and shelter to the disaster victim, restoring normal conditions and providing financial supports. Thus, those initiatives taken to ensure that the needs and the provisions of victims are met and suffering is minimized are taken under this stage. The main focus in this phase is making people safe till further measures are taken. तो बहुत सिंपल सा उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर हम पोस्ट जब डिजास्टर हो जाता है उसके बाद जो जो चीजें हम करते हैं लोगों की लाइफ फिर से बैक टू नॉर्मल रिस्टोर करने के लिए, अलग अलग स्टेप्स जो करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, ये सारी चीज जो करते हैं वो हम इस स्टेज को कहते हैं रिकवरी. दीज स्टेप्स इन्वॉल्व मेजर टेकन टू ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल इन अफेक्टेड एरियाज. तो ये एकदम ही फिर से नॉर्मल वापस, अब लाइफ सब लोग वापस जैसे कुछ यहाँ पर हुआ ही ना था वैसा टाइप ऑफ वापस एकदम आ जाना स्टेज पे, उसे हम रिकवरी स्टेज पूरा कहेंगे. This involves restoration of basic services, repair of physical, social, economic damages, cleaning of debris, giving financial assistance to victims, rebuilding roads, bridges, providing sustained medical care for dispatched human and animal population is included in this stage. तो अगेन इसमें जो रोड्स टूट गए थे, रेलवे ट्रैक जो पूरी टूट गई थी, जो पूरे आसपास का डैमेज हो गया था उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करके ठीक कर देना, बैक टू नॉर्मल पूरा कर देना लोगों की. रिहैबिलिटेशन इज समथिंग, ये हमने पहले की चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए. सो कमेंट्स में बता दीजिएगा एग्जैक्ट इसका मीनिंग. लेट्स रीड दैट इन अगेन. Though this is the last phase of disaster management, the process of disaster management does not end here. तो ये स्टेज वाइज ये लास्ट फेज है हमारा, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये यहाँ पे खत्म नहीं करते हैं. This phase involves efforts taken to restore normalcy in the long term. This phase may take many years. अब ये हम और लॉन्ग टर्म चले गए, एकदम ही ज्यादा लॉन्ग टर्म, मतलब लिटरली यहाँ पे जैसे आज भोपाल में सबसे क्लीनेस्ट सिटी
आफ्टर इंदौर मेरे ख्याल से, बट सबसे क्लीनेस्ट सिटी एंड बहुत अच्छा टू जस्ट हैंग आउट with the historical sites or visit the lakes and everything. So ये भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑलमोस्ट सब लोग एकदम भूल ही चुके हैं, राइट? वैसा तो बैक टू एकदम ही नॉर्मल हो गया आफ्टर इयर्स, नॉर्मल सी रिस्टोर. This phase may take many years efforts. This may include providing to housing to the affected, taking important decisions regarding economy, agriculture, which have been affected by disasters. तो इसके अंदर हम जो अफेक्ट हुआ था सारी चीजें उन सबका ध्यान रख दिया है हमने अच्छे से, उन सबको सब कुछ हाउसिंग अगर चाहिए वो सब प्रोवाइड कर दिया है और उनको बैक टू एकदम नॉर्मल लाइफ वो लोग जीने लग चुके हैं. ये बहुत प्यारा सा उन्होंने चार्ट बना दिया बिकॉज दे हैव शोन कि इट्स अ साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है. प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, डिजास्टर देखो हो रहा है वहां पे कैसे उन्होंने बताया है. रिस्पॉन्स हमने किया, रिकवरी कर दी हमने, रिहेबिलिटेशन कर दिया. फिर से हम रिहेबिलिटेशन के बाद वी आर बेटर प्रिपेयर्ड कि अगर ये प्रोन एरिया है तो वी हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड, इसीलिए प्रिपेयर्डनेस फिर से वहां पर आ गया. एंड दैट इज व्हाई इट्स अ साइकिल कि उत्तराखंड वी नो कि वहां पर लैंडस्लाइड्स, हैवी रेनफॉल ये सब होने वाला है एवरी ईयर. हमें पता है कि स्नोफॉल की वजह से वहां पे कुछ रूट्स बंद हो जाएंगे. वी आर प्रिपेयर्ड, सो बेटर प्रिपेयर्ड होना है अपने को एवरी टाइम. सो दैट इज व्हाई इट्स अ साइकिल. स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हमने ऊपर पढ़ा था, उसका अगेन उन्होंने एक छोटा सा बहुत प्यारा अगेन बताया हुआ है. जस्ट रीड दैट, इट्स वेरी इजी. स्ट्रक्चरल मतलब फिजिकल चीजें एक्चुअल में जो हमने किया दैट इज स्ट्रक्चरल, और जो सिर्फ हमने ओरली या ट्रेनिंग वाइज हमने किया दैट्स नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन. यहाँ पे कुछ मेजर्स अलग अलग उन्होंने मेंशन किए और आपको ये फिल करना है कि कौन सा प्री डिजास्टर में आता है, कौन सा पोस्ट डिजास्टर में आता है, कौन सा स्ट्रक्चरल है, कौन सा नॉन स्ट्रक्चरल है, और कौन से डिजास्टर्स में अप्लाई होता है. कुछ हम रैंडमली पढ़ेंगे. डिस्कशन अबाउट डिजास्टर रिस्क एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. डिस्कशन चल रहा है सिर्फ खाली, और डिजास्टर का रिस्क का डिस्कशन तो ऑफ कोर्स डिजास्टर होने के बाद हम बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, पहले करेंगे. प्री डिजास्टर, नॉन स्ट्रक्चरल, और ये ऑलमोस्ट हर डिजास्टर के लिए कर सकते हैं. यूजिंग आर्ट, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक, ड्रामा टू पोर्ट्रे इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर. अगेन डिजास्टर होने के पहले ये होगा प्री डिजास्टर. नॉन स्ट्रक्चरल एक तरह का ये हो जाएगा क्योंकि हम कुछ एक्चुअल में चीज बना नहीं रहे, हम सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहे हैं. ओके. एंड अगेन ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर के लिए ये हो सकता है. कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर्स इन इवैक्यूएशन चैम्बर्स, नंबर 7th वन. कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर्स इन इवैक्यूएशन चैम्बर, तो ये शेल्टर्स बनाना, इवैक्यूएशन चैम्बर्स बनाना, तो ये डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर है. क्योंकि डिजास्टर हो गया इसलिए मुझे इवैक्यूएशन सेंटर की जरूरत पड़ रही है, एक शेल्टर की जरूरत पड़ी जहां पे लोगों को मैं वहां पे इवैक्यूएट करके लेके जा रहा हूँ, राइट? तो ये पोस्ट डिजास्टर में जाएगा और स्ट्रक्चरल में जाएगा. ओके. एंड अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड्स हो सकता है इवैक्यूएशन के लिए, ये सारे डिजास्टर्स हो सकते हैं. कंस्ट्रक्टिंग प्रॉपर ड्रेन्स, नंबर 10 पढ़ेंगे. कंस्ट्रक्टिंग प्रॉपर ड्रेन सिस्टम्स, तो ये भी किस में जाएगा? पोस्ट डिजास्टर में तो नहीं, मेरे ख्याल से प्री डिजास्टर में जाना चाहिए. पहले ही हम बनाएंगे प्री डिजास्टर एंड स्ट्रक्चरल. इस बार प्री डिजास्टर स्ट्रक्चरल के साथ, और हम ये क्यों करेंगे? फ्लड से बचने के लिए. फ्लड्स हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, तो फ्लड से बचने के लिए अगर ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होगा तो रेन आते ही ड्रेन हो जाएगा इनटू द ओशंस, और जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. So that was 14 pointers, ये अलग अलग आप उसमें पढ़ लेना. Let's move ahead. Role of remote sensing, GIS and GPS in the disaster management. तो अब टेक्नोलॉजी वाइज हम क्या हमने ऐसा कर दिया, क्या हम बेटर कर रहे हैं, उसकी हम यहाँ पे बात. Today, information technology is used in the field of increasing the efficiency and effectiveness in coping with disaster. Map and spatial information are available, are important components of all information in case of any disaster. Hence, mapping spatial information acquisition becomes vital for disaster management. तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी इंफॉर्मेशन लेना, और ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली हमें अब आज की तारीख में अवेलेबल है. मैप, 3D अवेलेबल, स्पेस एरिया पूरा पता पड़ जाता है, सैटेलाइट के थ्रू हम अलग से स्कैन कर सकते हैं चीजें. सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट. Remote sensing is very effective in mapping disaster-prone areas, particularly flood-affected areas. Microwave data can provide information on flood in undated areas. So, जहां पे फ्लड आने के चांसेस है वहां पर अगर हम रिमोट सेंसिंग करते हैं. रिमोट सेंसिंग क्या होता है हमने ज्योग्राफी के 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो प्लीज आई होप आपको पता होगा. रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके हम पूरा पता लगा सकते हैं कि
कैसे उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लड आने के चांसेस है, नहीं है, क्या है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मॉनिटर द पाथ ऑफ साइक्लोन, ये साइक्लोन के पाथ को भी पूरा ट्रैक करता है। इट कैन प्रोवाइड एम्पल टाइम विद वार्निंग फॉर इवैक्यूएशन प्रिपेयर्डनेस इन एडवांस, जिससे हमें बहुत ज्यादा एम्पल यानी बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा लोगों को वार्न करने के लिए, इवैक्यूएशन वहां से प्रोसेस पूरा चालू करने के लिए और अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करने के लिए। The data obtained from meteorological satellites is used for cyclone tracking, intensity, and landfall predictions and forecasting of extreme weather. So, जो हमें पूरा डेटा मिलता है, जो सैटेलाइट्स है हमारे अलग अलग क्लाइमेटिक रीड करती है पूरा मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो पूरा हमें हेल्प कर सकती है ये सारा डेटा देने के लिए, और जिससे हम चीजों को बचा सकते हैं। The data from the Earth observation satellites is used for monitoring disaster events and accessing the damages. और जो हमारे पास दूसरी डेटा आता है फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स अलग अलग, उससे हम लाइव ट्रैकिंग करा कर पता कर सकते हैं क्या डैमेज हो रहा है, कितना ज्यादा डिजास्टर का डैमेज हुआ है इवेंट। The communication satellites help to establish communication in remote and inaccessible areas. Navigation satellites are used for providing location-based services. हाँ, communication satellites हमारी अगर इतनी अच्छी strong रहेगी, तो हम जो remote areas यानी कि जहां दूर दूर तक अब डायरेक्ट फोन नहीं जा रहा, हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के थ्रू बात कर कर पता लगा सकते हैं कि कहाँ कोई लोग फंसे हैं या कुछ समथिंग लाइक दैट। नेविगेशन यानी कैसे हम वहां से निकले या समथिंग लाइक दैट, लोकेशन बेस्ड, ये सारा सैटेलाइट्स हमें हेल्प करती है। जीपीएस हम सबको पता है हमारे मोबाइल में, बहुत हम पहले भी बहुत वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे टेक्नोलॉजी वाइज हमें हेल्प होता है कि हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं। फूड ऑर्डर किया, लिटरली वो ट्रैक कर रहा है, पूरा एक एक स्टेप घूम रहा है, वो एरिया गली घूम रहा है, कहाँ पे राइडर ऐसा जा रहा है, रिटर्न हो रहा है कि वापस आ रहा है, कि पूरा सब कुछ दिखता है। That is because of GPS GIS system information technology. GIS has emerged as a very important methodological tool for effective planning, communication, training in the various stages of disaster management cycle. It also has a vital role to play in determining the extent of hazards and disasters. These techniques are very helpful to make planning policy very easy for implementation. So, GIS is nothing, Geographical Information System है इसका फुल फॉर्म, एंड ये भी एक तरह का पूरा हमने एक सिस्टम बना के रखा है जिसमें हम पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में हेल्प होती है, कम्युनिकेशन हमारा होता है, उसके बेस हमारी ट्रेनिंग होती है, और हम बेटर प्लानिंग और पॉलिसीज लेके आते हैं। In pre and post disaster activity management, role of GIS, GPS and remote sensing assume greater importance. और आज की तारीख में दोनों ही प्री एंड पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज में इन सभी टेक्नोलॉजिकल चीजों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, अब हम इंडिया को दिमाग में लेकर हम थोड़ा सा बात करेंगे। इंडियाज जियो क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज इट्स हाई डिग्री ऑफ सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो हमारा जियो क्लाइमेट है पूरा ओवरऑल जो हमारे कंट्री पर आता है, और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है ओवरऑल, उस बेस पे हम ज्यादा प्रोन एरिया में पड़ते हैं, डिजास्टर प्रोन कंट्री कहलाते हैं। After the tsunami of 2004, approach towards disaster management has drastically changed. हमने सीख लिया था 2004 के सुनामी से कैसे हमें अपने आप को चेंज करना है, कैसे हमें बेटर मैनेज करना है। Various state governments were requested to set up a disaster management office. सबको बोला था disaster management office बनाओ, एक अलग से डिपार्टमेंट स्टार्ट करो और उसके अंदर काम करो। At the Government of India level, two institutes were set up in New Delhi: the National Institute of Disaster Management (NIDM) and the National Disaster Management Authority (NDMA). The aim was to mitigate the damage potential of natural disasters in future. पूरा एम ये सब करने का ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे सेटअप करने का, इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का पूरा एम ये था कि कैसे हम आगे फ्यूचर में डिजास्टर से कैसे हम बेटर डील करें। The National Disaster Management Authority has been established at the center, and the SDMA at state and district authorities at the district level are gradually being formalized. In addition to this, the National Crisis Management Committee, part of the earlier setup, also functions at the center. तो ये अलग अलग उन्होंने संस्थाओं की बात की है जो अपने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आती है, और कैसे ये बहुत ही फॉर्मल तरीके से काम कर रही है टू मैनेज। The nodal ministries are
identified for different disaster types of functions under the overall guidance of Ministry of Home Affairs. ये overall आती है Ministry of Home Affairs के अंडर, ये पूरा पूरा पड़ता है, और अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसके अंदर जिनको ध्यान रखना है, एनवायरमेंट रिलेटेड हो गया, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो गया मिनिस्ट्री, ये अलग अलग लोग, सब लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लिंक बना के रखते हैं और डील करते हैं प्रॉब्लम से. This makes the stakeholders interact at different levels within the disaster management framework. For disasters such as drought, the Ministry of Agriculture is the nodal agency. अब उन्होंने एग्जांपल दिए, अगर ड्रॉट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, बारिश नहीं हो रही वगैरह, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को हम बताएंगे और उससे डील करके, उससे कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सच एज होम गार्ड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलग अलग चीजों में, डिजास्टर्स मैनेजमेंट में. Various agencies such as ISRO, NRSC, National Remote Sensing Center, also play an important role in disaster. तो ये लोग भी बहुत important role play करते हैं हमारे disaster management. So I guess that's the chapter done. So that was the chapter. I hope आप सबको समझ में आया, I hope आपको अच्छा लगा, and बहुत ही important chapter था. जरूर इसको अच्छे से गो थ्रू करना, रीड करना. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस, एंड सी यू सून.